नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस 2025 के प्रीलिम्स के एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से, यानी कि जो नया वाला पैटर्न चल रहा है, जिस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी नए पैटर्न को फॉलो करते हुए ये पूरी टेस्ट सीरीज बनाई है। पेड ग्रुप की टेस्ट सीरीज है ये, और हमारे एससीएस स्टूडेंट्स की डिमांड पर ये वीडियो कंप्लीटली फ्री किया जा रहा है। आप लोग जो लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन हैं वो तो वहीं से अटेम्प्ट वगैरह करें, ऐप वगैरह में हैं तो वहां से अटेम्प्ट कर लें। अदरवाइज जो लोग पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो लोग ये वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें, हर क्वेश्चन को पॉज करके पहले उसका आंसर वगैरह जो है जरूर देने की कोशिश करें। टेस्ट सीरीज का फायदा आपको तभी मिल सकता है जब आप सबसे पहले एक पेपर और पेन लेके बैठ जाएं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को जैसे ही क्वेश्चन बताया जाए उसको पॉज करके अपना खुद पहले आंसर मार्क करें, फिर इसके वीडियो में जो बताया गया है उससे आप मैच करें, ठीक है। प्लस आपकी एक्यूरेसी कितनी है, कितने परसेंट आपके सही आ रहे हैं, ये स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप तक वीडियो पहुंचाने में बहुत सारा एफर्ट करना पड़ता है एससीएस की पूरी टीम को। कोशिश करें कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है हमको आप तक फ्री वीडियो, फ्री कंटेंट पहुंचाने में। अगर आप चाहते हैं कि हमारे फ्री इनिशिएटिव ऐसे ही लगातार चलते रहें, जैसे कि हम करंट अफेयर भी देते हैं, यूपी करंट भी देते हैं फ्री में, टेस्ट सीरीज भी देते हैं, पेड क्विज के भी वीडियो देते हैं, मेंस के भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देते हैं, तो ऑलमोस्ट यूपी पीसीएस का चाहे जो है हो, चाहे आरओ का एग्जाम हो, बीओ के लिए हो, यूपी पीएससी के जितने एग्जाम्स हैं उनके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में बहुत ही सफिशिएंट कंटेंट पड़ा हुआ है, आप उसको जरूर देखें। एक जरूरी सूचना है आप लोगों के लिए, बीईओ की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल रहा है, आरओ का प्री प्लस मेंस का सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल रहा है, यूपी पीसीएस 2026 का भी प्री का मेंस का सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप हमने जो है स्टार्ट कर दिया। आप इसको ज्वाइन करके पूरी तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं, प्री का कंप्लीट और पूरा कंप्लीट मेंस का, तो आपकी पूरी सिलेक्शन तक की तैयारी उससे हो जाती है। कहीं से और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ना करंट आपको बाहर से पढ़ना है, ना टेस्ट लगाने अलग से, ना पेड क्विज वगैरह, सब कुछ आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में ही मिलता रहेगा, जितना कि एग्जाम निकालने के लिए बेहद जरूरी है। यूपी पीसीएस 2024 का जो प्री वाला पेपर हुआ था वो ऐतिहासिक था, नए पैटर्न के हिसाब से था, लेकिन उसकी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने अपने स्टूडेंट को साल भर पहले से ही करा दी थी। इवन आरओ 2023 का या फिर आरओ 2021 का जब पैटर्न बदला था उसकी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में हम पहले ही पेड ग्रुप में पूरी करा चुके थे, ठीक है। इसीलिए यूपी पीसीएस 2024 के प्री में सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के। इवन अगर आप प्री के क्वेश्चंस की बात करें, 150 क्वेश्चन जीएस में होते हैं जिससे कट ऑफ बनता है। कट ऑफ के लिए ज्यादा से ज्यादा 80, 85, 90 जो है आपको क्वेश्चन सही करने होते हैं नेट में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से यूपी पीसीएस 2024 में भी जो इतना कठिन पेपर था उसमें भी करीबन 120 क्वेश्चन आए थे, जो कट ऑफ निकालने से बहुत 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 ज्यादा थे। टेस्ट सीरीज के ये जो वीडियोस हैं, इनकी सीरीज पूरी चलती रहेगी, लगातार एक के बाद एक आपके पास वीडियो आते जाते रहेंगे। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, ठीक है। वीडियो को देखें, पूरा अटेम्प्ट करें और अपना कमेंट जरूर बताइए कितना स्कोर आ रहा है आपके। बिल्कुल नए पैटर्न पे जैसा पेपर आप आ सकता है उसी पैटर्न पे पेपर प्रैक्टिस करने के लिए ये टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अपना स्कोर जरूर से जरूर कमेंट करके बताइए। फॉलो करते रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ऑल द वेरी बेस्ट। यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स के लिए सेक्शनल टेस्ट नंबर 1 एंशिएंट हिस्ट्री का टेस्ट दोनों भाषाओं में, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज, 100% रियल एग्जाम जैसी एग्जैक्ट सिलेबस, पैटर्न, ट्रेंड को फॉलो करते हुए एकदम अपडेटेड क्वेश्चंस के साथ। कोई भी कोर्सेज आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये हमारे यूट्यूब चैनल का क्यूआर कोड है, ये हमारी एप्लीकेशन है एंड दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल। तो आप इसमें से चीजें ज्वाइन रखिए जिससे आपको पता चलता रहे। और पेड ग्रुप कोई भी ज्वाइन करने के लिए सिर्फ ये नंबर्स हैं जिन पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये पर्टिकुलरली ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आपको उनसे कुछ बात करनी है तो आप इस नंबर पे उनको मैसेज छोड़ सकते हैं। शुरुआत कर रहे हैं पहले क्वेश्चन से। गलत विकल्प का चयन करें, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। बोल रहा है भारत के लिए आर्यवर्त वर्ड का उल्लेख पतंजलि के समय में 150 ईसा पूर्व के दौरान किया गया था। सबसे पहले जो आर्यवर्त वर्ड है वो पतंजलि के टाइम पे मेंशन किया गया था। पाणिनि द्वारा लिखित अष्टध्यायी पुस्तक में कंबोज से मगध तक विनिर्दिष्ट 22 जनपदों में से एक भारत नाम का
जनपद हुआ करता था। मतलब जो बुक में मेंशन्ड हैं 22 जनपद, उन्हीं में से एक भारत करके डिस्ट्रिक्ट होता था। ईसा की पहली शताब्दी में जब बौद्ध धर्म ने चीन में प्रवेश किया, तब चीनियों ने भारत के लिए तियान चू या चुनतू शब्द का यूज किया, लेकिन बाद में ह्यूनसांग ने यिन तू कहा। किसको? इंडिया को। बताएंगे कौन सा गलत है? तो देखिए इसमें से कोई गलत नहीं है, और ये बात हो रही है सबसे पहला उल्लेख कहीं पे आर्यव्रत का, कहीं पे भारत का। और जब बुद्धिज्म आता है चाइना में फर्स्ट सेंचुरी में, तब चाइनीज ने हम लोगों के लिए वर्ड यूज किया, फिर बाद में ह्यूनसांग ने यिन तू कहा इंडिया को। सेकंड क्वेश्चन, सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऊपर इनकरेक्ट था, आप एग्जाम में जाते जैसे आप बैठा करें, कोई क्वेश्चन पढ़ा आपने उसे सर्कल कर लिया करो, इनकरेक्ट पूछा है कि करेक्ट पूछा है, तो इस गलती की वजह से क्वेश्चन नहीं गलत होगा। तो यहाँ पे सही पूछ रहा है। देखिए पारसियों की होली बुक है जेंद एवेस्टा, इसमें सरस्वती की 7 नदियों का उल्लेख किया हुआ है, और वो जो वर्ड यूज हुआ है उस एरिया का, उसको कहते हैं सप्त संधव। ईरानियंस ने इंडस नदी को इंडोस कहा, और बहुत ही फेमस यूनानी इतिहासकार रहे हैं हेरोडोटस, उन्होंने क्या वर्ड यूज किया? इंडोस। देखो इन्होंने तो इंडोस कहा इंडस नदी को, इन्होंने इंडोस क्षत्रपी को कहा पर्शियन एम्पायर के। इंडिया नाम का यूज सबसे पहले एकेमेनिड ईरानियों ने सिंधु द्वारा सिंचित जिस एरिया को इंडस नदी इरिगेट करती थी उसके लिए इंडिया वर्ड का यूज किया। करेक्ट बताना है आपको, सी हो जाएगा। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है, दूसरा क्यों गलत हुआ? देखो ईरानियंस नहीं, सबसे पहले ग्रीक्स ने, यानी कि यूनानियों ने जो है इंडस नदी को इंडोस कहा था। थर्ड देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रत्येक देश अथवा राष्ट्र की अस्मिता की पहचान उसकी संस्कृति और सभ्यता से, यानी कि कल्चर और सिविलाइजेशन से होती है। सभ्यता के अंतर्गत मानव के सभी क्रियाकलाप आते हैं, जबकि संस्कृति के अंतर्गत उसके भौतिक पहलू मतलब फिजिकल एस्पेक्ट्स कवर होते हैं। इतिहास अतीत को जानने का साधन है। किसी भी समाज या राष्ट्र के इतिहास के अध्ययन के द्वारा हम उस समाज का, राष्ट्र का अतीत जो है खोज सकते हैं। हिस्ट्री को कहते हैं ना इन्वेस्टिगेशन इनटू द पास्ट। भारत देश का नाम ऋग्वेद काल में जन्मे भरत के नाम के पे पड़ा प्रतीत होता है। बताएंगे कौन सा करेक्ट है? बी है आपका सही। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, इसमें भी सेकंड वाला आपका गलत हो गया। देखिए सारे जो एस्पेक्ट्स है ना, खुद आप सोचिएगा, सारी ह्यूमन एक्टिविटीज कल्चर के अंडर आती हैं, और अगर हम स्पेशल एम्फेसिस उसके फिजिकल या भौतिक पहलुओं को दें तो उसको आप सभ्यता कहते हैं, उसको आप सिविलाइजेशन कहते हैं। क्लियर? ये इंटरचेंज्ड है डेफिनेशन। सही चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन चुनना है। इतिहास लेखन का सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय स्रोत क्या है? वो है उत्कीर्ण लेख, मतलब एनग्रेव्ड आर्टिकल्स। गोदा हुआ नहीं होता, किसी पत्थर पे कुछ गोद के लिख दिया। और इन लेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र या फिर एपिग्राफी भी कहते हैं। लेखन की सबसे पुरानी प्रणाली हड़प्पा की मोहरों में पाई जाती है, और ये आप जानते हैं अनडेसिफर्ड है, मतलब पढ़ने में नहीं समझ आया है कि क्या लिखा है। ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ राइटिंग। अशोक के उत्कीर्णन लेखों की लेखन प्रणाली सबसे प्राचीन मानी जाती है। जो अशोका के एनग्रेव्ड आर्टिकल्स हैं उनको सबसे एंशिएंट माना जाता है, और अशोक के शिलालेख में आपको ब्राह्मी, मगधी, अरमाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग जो है वो दिखाई देगा। क्या पूछा आपसे? करेक्ट पूछा है आपसे। क्या हो जाएगा आंसर? बी सही है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फिफ्थ क्यों गलत हुआ? अब आप पढ़ने में लगेगा कि सारे के सारे लगा दो। ब्राह्मी है, खरोष्टी, मगधी नहीं है इसमें, खरोष्टी है। ठीक है, ग्रीक भी है, अरमाइक भी है। याद रखना 1 2 3 4 4 भाषाएं हैं, चारों को आपका पता होना चाहिए। निम्न में से आपको गलत चुनना है, इनकरेक्ट चुनना है। रुद्र दमन का जूनागढ़ शिलालेख प्राकृत भाषा का सबसे पुराना उदाहरण है। शिलालेखों से क्या ज्ञात होता है? इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं उनसे हमें क्या पता चलता है कि ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि जो प्रदान की जाती थी, जो टैक्स फ्री लैंड दिया जाता था ब्राह्मण्स को, उसको कहते थे अग्रहार। भारत के सबसे पुराने सिक्के 5th-6th सेंचुरी के टाइम के पंचमार्क या फिर आहत कहलाते थे। आहत कॉइन्स या फिर पंचमार्क्ड कॉइन्स। कलहन की राजतरंगिणी प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक ग्रंथ मानी जाती है। इसमें उत्तर भारत के 12वीं शताब्दी तक के राजनीतिक इतिहास का वर्णन किया गया है। जो कलहन राजतरंगिणी है, इट इज द फर्स्ट रियल हिस्टोरिकल बुक। बताएंगे कौन सा इनकरेक्ट है? पहला गलत हो गया।
जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो रुद्र दमन का है वो सबसे पुराना एग्जाम्पल संस्कृत भाषा का है, ना कि प्राकृत। गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट ऑप्शन चुनना है। भारत में पहली बार अंकित किए हुए सोने के सिक्कों के प्रचलन को श्रेय इंडो ग्रीक या इंडो यवन को जाता है, और कुषाणों ने सबसे पहले तांबे के सिक्के कॉपर कॉइन्स इशू किए थे। स्कंदगुप्त के सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के सिक्कों से उन्हें उनके अश्वमेध यज्ञ की जानकारी हमें प्राप्त होती है। सिक्के बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ करते थे। आपको इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट है सी, स्कंदगुप्त को नहीं, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है वीणा बजाते हुए, ठीक है। और समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के सिक्के से ही हमें पता चलता है कि अश्वमेध यज्ञ जो है ये लोग परफॉर्म करते थे। 7th देखेंगे, गलत विकल्प चुने, चूज दी इनकरेक्ट ऑप्शन। प्राचीन भारत का इतिहास लिखने का पहला प्रयास यूनानियों ने किया था। मेगास्थनीज की इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। इतिहास लेखन का दूसरा चरण अल बरूनी के साथ शुरू हुआ था। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान मैक्स मुलर ने वेदों का अनुवाद जो किया वो किस बुक में किया था? सेक्रेड बुक्स ऑफ द अर्थ। तो फिर से इनकरेक्ट पूछा है आपसे, डी हो जाएगा इनकरेक्ट। ये जो जर्मन स्कॉलर थे मैक्स मुलर, इन्होंने वेदास को ट्रांसलेट किया था और इस बुक का नाम है सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट, ना कि अर्थ, ठीक है। अर्थ नहीं है, ईस्ट है। 8th सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कनिष्क के सिक्कों पर बौद्ध धर्म में उनकी आस्था का पता चलता है। इब्ने बतूता ने तहकीके हिंद या फिर किताबुल हिंद किताब लिखी थी। बी.ए. स्मिथ नाम के एक आईसीएस अधिकारी थे 1904 में, जिन्होंने बुक लिखी थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और एशियाटिक सोसाइटी जो है बंगाल की, उसकी स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने 1784 बंगाल में। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है। सेकंड क्यों गलत हुआ? इब्ने बतूता की नहीं है किताबुल हिंद, ये है अल बरूनी की। गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट ऑप्शन। अब ये आपको बुक्स दी हुई हैं और उनके राइटर्स, तो आप एक बार पढ़ लीजिए, हम साथ में फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो धर्मशास्त्र जो है, धर्मशास्त्र का इतिहास, यही आपका गलत हो गया। ये लिखा है पीवी कणे ने, ठीक है। और आरसी मजूमदार की किताब है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल। नीलकंठ शास्त्री हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। आर.के. मुखर्जी फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंडिया। गुप्तोत्तर काल, बात हो रही है पोस्ट गुप्ता पीरियड की। इसमें वर्णित ग्रामों के प्रकार, विलेजेस के टाइप्स को आपको बताना है। देवदान ग्राम, ऐसा गांव जहां अंतरजातीय आबादी रहती थी और वहां के किसान भूमि कर सीधे राजा को देते थे, डायरेक्टली टैक्स किंग को पे करते थे। ब्रह्मदेव गांव, ऐसे ग्राम और ग्राम की जमीन जिन्हें ब्राह्मण समुदाय को दान दे दी गई थी। और भंडारवाद गांव कौन से होते थे? जिनमें केवल ब्राह्मण रहते थे। अग्रहार गांव कौन से होते थे? किसी धर्म संस्थान या मंदिर को दान में दिया गया ग्राम। करेक्ट पूछा है, तो बी सही हो गया आपका। ब्रह्मदेव गांव तो ठीक दिया हुआ है। देखिए, जो विलेजेस जहां पे इंटरकास्ट लोग रहते थे आराम से, उनको भंडारवाद गांव भी कहते थे। दद लिखा है लेकिन ये इसका हो गया, ठीक है। अग्रहार गांव कौन से होते थे? जिसमें सिर्फ ब्राह्मण्स रहते थे, क्लियर। और देवदान ग्राम कौन से होते थे? देवदान होते थे आपको जो विलेज डोनेटेड होता था टू अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और अ टेम्पल। तो इसका आपका आंसर ये हो गया, क्लियर। सिर्फ ये हमारा सही है। गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। गुप्तोत्तर काल को भी भारतीय व्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था, मतलब एग्रीकल्चर ही वहां पे मेन स्टे था पोस्ट गुप्ता पीरियड में। और पोस्ट गुप्ता पीरियड में जो लैंड का क्लासिफिकेशन था वो क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से था। बोई गई भूमि को वाहित, खेती ना की गई भूमि को अकृष्ट और बीज ना उगने वाली भूमि को कहते थे उसर। गुप्तोत्तर काल में सिंचाई के साधनों में वृद्धि होने पर तालाब खोदना पुण्य का कार्य समझा जाता था, मतलब जो इंक्रीज होता था इससे मीन्स ऑफ इरिगेशन, डिगिंग अ पॉन्ड वाज कंसिडर्ड टू बी एन एक्ट ऑफ वर्च्यू। इनकरेक्ट पूछ रहा है आपसे, बी गलत हो गया आपका। लैंड का जो विभाजन था वो थी प्रोडक्टिविटी, कितनी उपज है, एरिया नहीं था, प्रोडक्टिविटी थी। गुप्तोत्तर काल के संबंध में आपको बताना है कि गलत क्या है। पोस्ट गुप्ता पीरियड ही चल रहा है हमारा, इनकरेक्ट हमको बताना है। अरबों और इंडो एशिया के व्यापारियों के बीच प्रतिद्वंद्विता के कारण चीन के साथ भारत का व्यापार कम हो गया था।
चीन से बढ़ती मात्रा में सोने और चांदी के निर्यात को रोकने के लिए 1296 में चीनी राज्य को नियम बनाने पड़े थे। चीन से आयातित वस्तुओं में क्या क्या होता था? मृग के सींग, हाथी, तेंदुओं की खाल, मलमल, सन और मसलिन, फ्लैक्स, ये सब प्रमुख थे। और इसके बदले में रेशमी कपड़ा, प्रचुर मात्रा में सोना और चांदी भारत में आता था। बताएंगे कौन सा इनकरेक्ट है? कोई गलत नहीं है इसमें से। संगम काल में नगर प्रशासन के संबंध में आपको सही विकल्प का चयन करना है। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इन दी संगम पीरियड। पूरे राज्य को क्या कहते थे? मंडलम। मंडलम डिवाइडेड था नाडु में, नाडु डिवाइडेड था उर में। उर जो था वो एक टाउन होता था, ठीक है, नगर हुआ करता था। बताओ कौन सा सही है? ये सभी सही हैं। तो इसको आप एक बार फिर से पढ़ लेना, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इन द संगम पीरियड। 14 देखेंगे, गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ह्यूनसांग चीनी यात्री था, ही वाज अ चाइनीज ट्रैवलर जो बौद्ध ग्रंथों का संकलन करने भारत में ईसा की 7वीं सदी में आया था और 15 वर्ष यहाँ पे उसने स्टे किया था। ह्यूनसांग ने अपनी यात्रा सरगरण को एक बुक में कंपाइल किया था, ट्रैवलॉग जिसको कहते हैं, वो बुक थी सीयू की। ह्यूनसांग के और भी बहुत से नाम थे, युवान वांग, स्वानचांग, शाक्य मुनि, यात्रियों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ ट्रैवलर्स भी बोलते थे इसको। पुलकेशिन सेकंड को ह्यूनसांग ने फीसे या वैश्य जाति का बताया था, फिसे या फिर वैश्य जाति का। इनकरेक्ट पूछा है आपसे, क्या हो जाएगा आंसर? डी गलत हो जाएगा। देखिए, हर्ष को ह्यूनसांग ने फीसे या वैश्य जाति का बताया था, ठीक है। इसने शूद्रों को कृषक कहा था, सिंधु और मतिपुर के राजाओं को शूद्र बता दिया था। इसके टाइम में नालंदा में आपको शीलभद्र मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, तो ये हर्ष जो राजा था उसको इसने ऐसा कहा था। क्लियर? हर्षा। और ह्यूनसांग ने हर्ष को शिलादित्य भी कहा था। तो ऐसी ऐसी चीजें काफी पूछता है पेपर में। गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तीनों ग्रंथ, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, आप जानते हैं ये बुद्धिज्म से प्रभावित ग्रंथ हैं। ये तीनों हर्षवर्धन ने लिखे थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित नाम का एक ग्रंथ लिखा था। मिहिर भोज की पराजय के बाद हुणों की शक्ति का ह्रास होने लगा था, मतलब हुन्स की पावर का डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। राजपूत काल में हुणों का सर्वप्रथम उल्लेख गुर्जर प्रतिहाल शासक महेंद्रपाल के समय के ऊना लेख में होता है। ऊना लेख करके था, तो वहां पे हुणों का मेंशन मिलता है। फिर से आपसे इनकरेक्ट पूछा है, बताइए इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा? सी गलत हो जाएगा। देखिए, हुन्स की पावर कम कब होना स्टार्ट हुई? जब मिहिर कुल करके राजा था, उसको हराया गया। गलत चुनना है आपको, फिर से इनकरेक्ट चुनना है। जैन साहित्य प्राकृत में और बौद्ध साहित्य पाली में, आप जानते हैं जैन इन प्राकृत एंड बुद्धिस्ट इन पाली लैंग्वेज। धर्म सूत्रों को प्राचीन भारतीय राजव्यवस्था और समाज के लिए संविधान एवं विधि पुस्तकों का नाम दिया गया था। दीज वर दी लॉ बुक्स। पाणिनि के अष्टाध्यायी में कुल 12 चैप्टर्स, 12 अध्याय थे। वैदिक सभ्यता में वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण, आर्यंक, उपनिषद भी शामिल हैं और इसे उत्तर वैदिक साहित्य कहा जाता है। पोस्ट वैदिक लिटरेचर में ये सारी चीजें आती हैं। इनकरेक्ट बताओ कौन सा है? सी गलत है। 8 चैप्टर हैं, अष्टाध्यायी नाम से पता चल रहा है, 8 चैप्टर्स हैं। गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट। कह रहा है पुराणों की संख्या कितनी है? 18। और सारी स्मृतियों में से मनुस्मृति और विष्णु स्मृति सबसे पुरानी और सबसे फेमस है। मौर्य टाइम में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और उसमें 15 चैप्टर्स हैं, 15 अध्याय हैं। विशाखदत्त ने लिखा था एक नाटक मुद्र राक्षस, उसमें सोसाइटी का, कल्चर का, इन सब चीजों का भी पता किताब से चलता है। आंसर बताएंगे। बी गलत हो गया। क्यों? सारी स्मृतियों में से मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति सबसे पुरानी है, ठीक है। मनु और ये विष्णु नहीं। सही चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन। ये हम साथ में सॉल्व करेंगे, आप पॉज करके देख सकते हो। बुक और उसके राइटर का नाम लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर इसका ए हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कालिदास की है मालविका अग्निमित्रम, वाकपति की गौड़ावाहो, और बिल्हन की है विक्रमांक देव चरित, और जयसिंह की है कुमार पाल चरित्र, ठीक है। जयसिंह की किताब है कुमार पाल चरित्र, ठीक है। और जो ये भोज प्रबंधन है, ये किसकी है? ये बल्लाल देव की है। ये भी तो पता होना चाहिए आपको। गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट ऑप्शन। संगम साहित्य से हमें दक्षिण के 3 राज्यों का पता चलता है। किस किस का? चोल, चेर और पांड्या।
प्लिनी ने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्टोरिया करके एक बुक लिखी थी। फाहिन कहां पे आए थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कोर्ट में आए थे 375 से 415 एडी के बीच में। एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क सुंग युन, इन्होंने नॉर्थ वेस्ट पार्ट इंडिया का विजिट किया था 518 में। ये जैन टेक्स्ट्स के सर्च में यहाँ पे आए थे, जैन ग्रंथों का इनको खोज करनी थी। इनकरेक्ट पूछा है यहां भी, डी गलत है। क्यों हुआ डी गलत? चाइनीज मॉन्क आए थे सुंग यून। अब देखिए, जो ये चाइनीज वगैरह मॉन्क आते थे ना, इनमें जैन लिटरेचर में इनका कम इंटरेस्ट था, इनका बुद्धिस्ट लिटरेचर में ज्यादा इंटरेस्ट था। तो ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट की खोज में जो है भारत आए थे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 21, गलत चुनना है आपको इसमें भी। भारतीय प्राग इतिहास के उद्घाटन का श्रेय, प्री हिस्ट्री को इनॉग्रेट करने का जो क्रेडिट है वो डॉक्टर प्रिमरोज को जाता है। भारत में पाषाण युगीन वस्तुओं की खोज 1863 में जॉन इवांस ने की थी, जो स्टोन एज सेटलमेंट्स थे। मॉर्टिमर व्हीलर ने नॉलेज दी थी पूरे प्री हिस्टोरिक कल्चरल सीक्वेंस की, समग्र प्रागैतिहासिक सांस्कृतिक अनुक्रम की। 1950 में स्टुअर्ट पिगट ने बुक लिखी जिसका नाम था प्री हिस्टोरिक इंडिया। गलत बताओ कौन सा है? बी हो गया आपका गलत। तो ये क्यों गलत हुआ? जो बस्तियां खोजी थी ना, वो खोजी थी आपके रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में, जॉन इवांस ने नहीं। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूसफुट, ऐसे करके याद कर लो। आरबीसी 21 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। गया ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त का उल्लेख किया गया है, गया कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में। आप जानते हैं इंस्क्रिप्शन होते थे, उनपे कुछ ना कुछ लिखा होता था। शक शतरक काल में सोने चांदी के जो सिक्कों का रेशियो था वो 1:35 था। महिला शासक रुद्रमा देवी का संबंध ककातिया डायनेस्टी से था। जौनपुर प्रस्तर अभिलेख का संबंध सर्ववर्मन से था। और राजा भोज के कवि थे धनपाल, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ए हो जाएगा आंसर, पहला दूसरा तीसरा ठीक है। ये जो जौनपुर स्टोन इंस्क्रिप्शन है ये ईश्वर वर्मन से संबंधित है। कौन सी डायनेस्टी के राजा थे ये, जरा कमेंट करके बताओ। और किंग भोज का जो पोएट था धनपाल, वो जैनिज्म की तरफ मुड़ गया था, ना कि बुद्धिज्म की तरफ। गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट फिर से। प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ है 11वीं सेंचुरी का, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन का आपको इसमें विवरण देखने को मिलेगा। यूपी के बाराबंकी में मिलेगा आपको हरहा। हरहा में ईशान वर्मन का हरहा शिलालेख मौखरियों के सबसे पुराने और सबसे इंपॉर्टेंट शिलालेखों में से एक है। शिलालेख क्या होते हैं? एपिग्राफिक रिकॉर्ड्स। वराहमीर की पंच सिद्धांतिका यूनानी ज्योतिर्विद्या पे आधारित थी, ग्रीक एस्ट्रोलॉजी पे। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ सेन वंश ने किया था। पहला गलत हो गया। प्रबंध चिंतामणि नामक किताब में हमें पॉलिटिकल और कल्चरल लाइफ तो पता चलती है, लेकिन ये चलती है 14th सेंचुरी की। ठीक है, ये किताब थी जो मेरु तुंगाचार्य ने 1305 एडी में लिखी थी और काफी इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है ये जैन साहित्य की। गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। चोल शासक राजेंद्र फर्स्ट को चोल गंगम नामक कृत्रिम झील, मतलब एक आर्टिफिशियल लेक उन्होंने बनवाया था। चालुक्य डायनेस्टी में क्या होता था? विमेन की बड़ी अच्छी पोजीशन थी, बहुत अच्छा उनको पोस्ट मिलती थी प्रशासन में। संस्कृत पोएट ड्रामेटिस्ट कालिदास ने एहोल इंस्क्रिप्शन में को मतलब पोएट मेंशन्ड है एहोल इंस्क्रिप्शन में। एहोल शिलालेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का। चेर साम्राज्य की जीवन रेखा वेंगी नदी थी, लाइफलाइन थी वेंगी रिवर। इनकरेक्ट बताना है आपको, डी गलत हो गया। ये जो थी ना लाइफलाइन पांड्या डायनेस्टी की थी, वेंगी नदी। ठीक है, पांड्या डायनेस्टी आप जानते हैं 560 से 1300 एडी तक रूल किया इन्होंने। चाइनीज ट्रैवलर मतवालिन आए थे, उन्होंने भी इस चीज का जिक्र किया था और बताया था कि चाइना और इंडिया के बीच में चालुक्यस के टाइम पे अच्छे रिलेशंस थे। लेकिन ये जो बात हम हो रही है ये हो रही है पांड्या डायनेस्टी की। ठीक है, और एहोल इंस्क्रिप्शन किसने लिखा था ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। 24 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। कनिष्क के रबातक अभिलेख में कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा का मेंशन मिलता है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंफ्लुएंशियल स्टेट जो था वो सतवाहन था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पे जहांगीर का शिलालेख हमको देखने को मिलता है और हुनों ने भारत पे आक्रमण कर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किया था। इनकरेक्ट, डी गलत हो गया। हुन
गुप्ता डायनेस्टी बहुत डिस्टर्ब हुई थी हुनों के आक्रमण से, याद रखिएगा आप। और हुन जब आए थे तो स्कंदगुप्त था, ठीक है, और स्कंदगुप्त ने बल्कि इनके ऊपर जो है विजय प्राप्त की थी हुनों के ऊपर। गलत, फिर से गलत बताना है। दक्षिण भारतीय राज्य चोल में उत्तम नगर प्रशासन था, मतलब बहुत ही बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन था। ब्रॉन्ज आइडल है नटराज का, आपने देखा भी होगा, बहुत घरों में रखा होता है, वो चोला आर्ट का एक एग्जांपल है। चोला डायनेस्टी साउथ इंडिया की बड़ी फेमस थी नौसैनिक शक्ति के लिए, और चोला डायनेस्टी के रूलर्स जो थे वो अपने ही शासनकाल में कौन नेक्स्ट उत्तराधिकारी होगा, मतलब लड़ाई खत्म, अभी बता दिया, आप भाई गद्दी पे बैठ जाना हमारे बाद। पहला गलत हो गया। साउथ इंडियन स्टेट जो चोल थी अर्बन के लिए नहीं है फेमस, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ग्राम प्रशासन के लिए बहुत ही फेमस मानी जाती है। गलत विकल्प का चयन करें। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नाम पे 78 ईस्वी में विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था। तांबे के सिक्के सबसे बड़ी संख्या में कुशांस के टाइम पे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जारी किए गए थे। सुदर्शन लेख का जो निर्माण था वो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से गिरनार में उनके गवर्नर थे पुष्यगुप्त वैश्य, उन्होंने करवाया था। और काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना काठियावाड़ के रुद्रदमन के अभिलेख में हमको देखने के लिए मिलता है। पहला गलत हो गया। विक्रम एरा आप जानते हैं 57 बीसी का है। विक्रमादित्य उज्जैन, बिल्कुल ठीक है, बाकी चीजें गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु, चेनाब और झेलम नदियों के किनारे बसी थी। कालीबंगा से मिट्टी की पट्टिका पर उकेरी गई सींग वाले देवता की उत्कृष्ट कृति प्राप्त है। क्ले प्लेट के ऊपर हॉर्न्ड डीटी जो है बने हुए हैं। वैदिक देवताओं में सोम देवता को एक पुरोहित यानी कि एक प्रीस्ट माना जाता है। बॉक्साई शिलालेख ईरान से आर्यों के भारत आने की सूचना देता है। बताइए गलत कौन सा है। कितने अच्छे क्वेश्चंस ये हैं। बृहस्पति जो है, गलत हो गई स्पेलिंग कोई बात नहीं, बृहस्पति को माना जाता था एक पुरोहित। आपको वैदिक जो डीटीज हैं उनके सबके नाम पता होने चाहिए। गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। शिशुनाग के शासनकाल में मालवा क्षेत्र पर मगध की शक्ति का विस्तार हुआ था। अशोक के धर्म लेखों में जो रिलीजियस राइटिंग थी उसमें 2 इंस्क्रिप्शन ऐसे हैं, शाहबर्जगी और मनसेरा, जो कि खरोष्टी में है। अभी ऊपर आपने देखी थी ना अशोकन स्क्रिप्ट। गुप्त वंश के शासकों के सीरिया और मिस्र से राजनीतिक संबंध हुआ करते थे। मेगास्थनीज के इंडिका में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास प्रथा कभी भी नहीं थी, स्लेवरी नेवर एग्जिस्टेड। सी गलत हो गया। क्यों? मौर्य डायनेस्टी के आपको मिलेंगे सीरिया और इजिप्ट से पॉलिटिकल रिलेशंस। गलत चुनना है आपको, फिर से इनकरेक्ट। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की जानकारी हमको कहां से मिलती है? अरिकामेडू स्थल की खुदाई से। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध टक्कोलम का युद्ध किसके बीच में हुआ? चेराज और राष्ट्रकूटास के बीच में। मेगास्थनीज के इंडिका में मौर्य के नगर प्रशासन का बहुत ही डिटेल्ड आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। भारत का पहला हॉस्पिटल और औषधि उद्यान मेडिसिन पार्क अशोक ने बनवाया था। कौन सा गलत है इसमें से? बी गलत है। भाई बैटल ऑफ टकोलम तो आपको ईयर भी बताना है कमेंट करके, कौन से साल हुआ था। चोलास और राष्ट्रकूटास के बीच में हुआ था ये। चेरास कहां से आया इसमें? गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिगुणात्मक आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। टॉलरेंस, जेनरोसिटी, कंपैशन सब में होना चाहिए। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। ये रुद्रदमन के जूनागढ़ के शिलालेख से हमको पता चलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में अंग और मगध को आर्य संस्कृति का केंद्र, सेंटर माना जाता था। बताइए कौन सा गलत है। कहेंगे सेम तरीके के क्वेश्चन आप करा रही हैं, अब क्या करें बताइए आप। पुरुष मेध का जिक्र शतपथ ब्राह्मण से हमको मिलता है, नॉट ऐत्रेय। गलत चुने, फिर से इनकरेक्ट। सतवाहन काल में ऑफिशियल लैंग्वेज प्राकृत होती थी। भारत में के सबसे पुराने ईंट के मंदिरों में से एक कानपुर में है भितरगांव का मंदिर, जो 5th सेंचुरी से 6th सेंचुरी के बीच में बनवाया गया था।
ताम्रपाषाण काल में कर्नाटक के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ मतलब उनको रख के दफना देते थे। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन शुरू किया था, जिसमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक मतलब वो अपनी ही विक्ट्रीज को उसमें ग्लोरीफाई करते थे। सी इज रॉन्ग। ऐसा महाराष्ट्र में प्रचलित था, ना कि कर्नाटका में। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन भी उलट कर सकता था ये। गलत चुनना है आपको फिर से, इनकरेक्ट। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। द वेरी फेमस क्वेश्चन ऑफ पीसीएस। चालुक्य शासकों का शासनकाल मंदिरों के निर्माण के लिए जाना जाता है, चालुक्य रूलर्स का। कर्दमका क्षत्रपों ने तांबे की धातु के अत्यंत दुर्लभ सिक्के जो हैं प्रचलित करवाए थे। हर्षवर्धन के टाइम पीरियड का इतिहास। मगध से प्राप्त 2 ताम्रपात्र, ताम्रपात्र तो समझते हैं, कॉपर प्लेट्स, ऐसे प्लेट्स होती थी एक दूसरे के साथ, जैसे सब में छेद है और वो बंधी हुई है, कॉपर की बनी हुई, उन पे कुछ कुछ लिखा होता था। तो 2 से प्राप्त है। राजतरंगिनी चीनी यात्री ह्यूनसांग के वर्णन से हमको मिलता है, बताएंगे। बी गलत हो गया। चंदेल रूलर्स का टाइम पीरियड था, जो कि मंदिर काफी इन्होंने बनवाए थे, ठीक है, ना कि चालुक्य। गलत चुनना है आपको फिर से, इनकरेक्ट। पल्लव राजाओं द्वारा जारी की गए और उनके सचिवों द्वारा दर्ज किए गए आदेशों को राजश्रवतम, अलग से भी लिखा सकता है, क्या था ये, सिक्का था, ये लैंड था, क्या था ये, तो पता होना चाहिए। कलहन अरबों पर विजय का श्रेय ललितादित्य को देते हैं। सेन वंश का संस्थापक था सम्मत सेन। इस वंश के प्रमुख शासक थे बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन। किसी भी डायनेस्टी से क्वेश्चन अगर आता है तो फाउंडर का नाम पता होना चाहिए, पहला राजा और लास्ट राजा, और उसका टाइम पीरियड, क्योंकि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन अभी आगे वाले टेस्ट में आएंगे, ठीक है। टफ होते जाएंगे टेस्ट, और टेस्ट टफ ही रहेंगे, समझ के चलिएगा इस बात को। ककातिया राजवंश एक दक्षिण भारतीय राजवंश था, जिसमें 12th to 14th सेंचुरीज में जहां पे उन्होंने शासन किया था, बताएंगे अब। पहला गलत हो गया। राष्ट्रकूट राजा जो इशू करते थे ऑर्डर्स, ना कि पल्लव। राज श्रवितम, राष्ट्रकूट, इससे याद कर लेना। सारे स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हैं। आपको कोई स्टेटमेंट नहीं पता, आप पॉज कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, इंपॉर्टेंट लिखिए, इंडेक्स बनाइए, डायरी ऑफ मिस्टेक्स बनाइए, वो सब आपका कॉल है कि आप किस तरीके से इस टेस्ट को आगे लेके चलते हैं। स्कोर कम आ रहा है, कोई बात नहीं, इस सब में ध्यान नहीं देना है, साथ साथ सॉल्व कर लीजिए। गलत विकल्प चुने, बस इतना ध्यान रखिएगा कि अब आपने 100 क्वेश्चन कर लिए, तो इन 100 क्वेश्चन में से अगर आपका सवाल एग्जाम में जाके गलत हो रहा तो आपकी गलती है, यहां आपके 100 के 100 गलत हो जाए, कोई बात नहीं। मतलब कोई बात नहीं का मतलब ये नहीं कि आप गलत ही करोगे, ठीक है। इनकरेक्ट बताओ। 1915 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नालंदा विश्वविद्यालय के जीर्णोद्धार के लिए खुदाई का काम अपने हाथ में लिया था। नालंदा के बारे में हमें जानकारी सबसे पहले कहां से मिलती है? हैमिल्टन से, 1812 से। नालंदा महाविहार का अन्वेषण कार्य सबसे पहले जनरल कनिंगम ने 1862 में शुरू करवाया था। ये सारी बातें सही हैं बिल्कुल। गलत चुनना आपको फिर से, इनकरेक्ट। 35 में भी। संस्कृत काव्य है सेतुबंध, इनके लेखक हैं प्रवरसेन द्वितीय। इसमें राम की लंका विजय का विवरण है, काव्य है ये, पोएट्री। सासेनियन वंश की स्थापना ईरान में 1st सेंचुरी में हुई थी। राजतरंगिनी 1148 से 1150 के बीच महाभारत शैली में कल्हण द्वारा लिखित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, जिसमें कश्मीर के हिंदू राजवंशों के इतिहास का वर्णन है। 6ठी शताब्दी के महान आयुर्वेदाचार्य वाग्भट की प्रसिद्ध रचनाएं अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। बी गलत हो गया। बी क्यों गलत हुआ? देखो, सेतुबंध वाला ठीक है। सबसे पहले क्या है कि हिंदुस्तान वर्ड, ससैनियन जो डायनेस्टी है वो किस लिए फेमस है? जो वर्ड है ना हिंदुस्तान, ये इन्होंने यूज किया था सबसे पहले, ठीक है। इन्हीं के रिकॉर्ड से हमें ये मिलता है, और ये ईरान में स्टैब्लिश हुई थी 3री शताब्दी में, पहली में नहीं, ठीक है, नॉट पहली, 3rd। गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट। चॉपर जो ये होता है चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर, इसके उपकरण सबसे पहले सिंध की सोहन नदी घाटी से हमको प्राप्त होते हैं, इसको हम सोहन कल्चर कहते हैं, सोहन रिवर वैली से मिला था। क्योंकि हैंड एक्स संस्कृति, हैंड एक्स कल्चर जो है वो वादा मदुरई से मिला था, अथिरापंकम से मिला था, अथिरापंकम से मद्रास के पास। ह्यूमन हैबिटेशन साइट्स भीमबेटका से मिली है कि वहां पे मानव रहते थे, ठीक है। और सबसे पहले 1863 में रॉबर्ट ब्रॉसफूट, अभी आप एक क्वेश्चन में इनका नाम पढ़ चुके हैं तो आपको तुरंत ध्यान जाना चाहिए कहां पे इनका नाम पढ़ा आपने ऊपर अभी।
इन्होंने पहला हैंड एक्स उपकरण मद्रास के पास पल्लवरम नाम की एक जगह से मिला था इनको। इनकरेक्ट आपको बताना है, पहला गलत है। बता सकता है कोई क्यों गलत हुआ ये सोहान वैली आप जानते हैं कहां पे? सिंध के पास नहीं है, दिस इज इन पंजाब। तब का पाकिस्तान सही चुनना है आपको, करेक्ट। पुरापाषाण काल के मनुष्य को कृषि का ज्ञान नहीं था, पेलियोलिथिक पीरियड की बात हो रही है। ये लोग हंटर थे और फूड कलेक्टर थे। इसी टाइम में पशुपालन की शुरुआत हुई, इसी टाइम में अग्नि का ज्ञान हुआ और यहाँ के लोग कच्चा मांस रॉ मीट खाते थे। आंसर ये आपके 1 2 4 और 5 से, ये थर्ड गलत हो गया। एनिमल हस्बेंड्री की स्टार्ट पेलियोलिथिक पीरियड में नहीं हुई थी। आप बताएंगे मुझे एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन हमने कब से स्टार्ट किया था? बताइए कमेंट करके। मध्य पुरापाषाण काल, इनकरेक्ट बताना है मिडल पेलियोलिथिक पीरियड के बारे में। फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति, प्लेट्स बहुत मिली यहाँ पे तो इसको ब्लेड कल्चर भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में निवासा के पास मध्य पुरापाषाण काल के उद्योग एवं निवास के साक्ष्य मिलते हैं। मध्य पुरापाषाण काल के औजार मुख्यतः महाराष्ट्र, राजस्थान, चकिया, बेलान घाटी, गुजरात के सौराष्ट्र, सिरसा घाटी से प्राप्त किए गए हैं। बी है आपका आंसर। गलत क्यों हुआ? निवासा कहां पे है भाई? ये सारी साइट्स हैं इंपॉर्टेंट, आपको पेलियोलिथिक साइट, मीजोलिथिक साइट सब पता होनी चाहिए। निवासा पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट। उच्च पुरापाषाण युग की एक सर्वाधिक उल्लेखनीय खोज थी रोडी मलबे से बना 85 सेंटीमीटर व्यास वाला स्थल रूप से गोलाकार एक चबूतरा, एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म। अफगानिस्तान में संघाव की गुफाओं में, जो संघाव केव्स हैं, वहां पे अपर पेलियोलिथिक कल्चर, उत्तर पुरापाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। उत्तर पाषाणिक उपकरण दक्षिणी आंध्र प्रदेश में रेनी गुंटूर में भी देखने को मिलते हैं। आंसर सब सही है, गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट। मध्य पाषाण युग का आरंभ 8000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, मिडिल स्टोन एज की बात हो रही है, और इसकी इंफॉर्मेशन हमको पहली बार 1857 में सीएल कार्याल थे, उन्होंने छोटे छोटे टूल्स खोजे थे विंध्या रीजन से, वहां से हमको इसका पता चलता है। ह्यूमन स्केलेटन्स सबसे पहले इंडिया में मीजोलिथिक पीरियड में ही मिले थे। क्या हो जाएगा आंसर? कोई गलत नहीं है, सारे बिल्कुल ठीक है। मध्य पाषाण युग का जो आरंभ है वो 8000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, मिडिल स्टोन एज का। और हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है मिडिल स्टोन एज की, वो सबसे पहले 1857 में मिली थी, जब सीएल कार्याल ने डिस्कवर किए थे छोटे छोटे टूल्स विंध्या से। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आपको। ह्यूमन स्केलेटन सबसे पहले इंडिया में मीजोलिथिक पीरियड में ही मिले थे, तो इसमें से कोई आपका गलत नहीं है। 41 देखेंगे, गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। भीलवाड़ा जिले में कुठारी नदी के तट पे बागौर है, वहां पे भारत का सबसे बड़ा पाषाणिक स्थल हमको मिला है, पेलियोलिथिक साइट है वो सबसे बड़ी। राजस्थान के तिलवार में 2 सांस्कृतिक चरण पाए गए हैं। पहला चरण मध्य पाषाण युग का रिप्रेजेंटेटिव है, दूसरा चाक पर बने हुए मिट्टी के बर्तन और लोहे के टुकड़े इन सूक्ष्म औजारों के साथ पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, इलाहाबाद, प्रतापगढ़ क्षेत्र में स्थित सराय नाहर राय से छोटी बस्ती झोपड़ी के फर्श के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में मदाहा से मध्य पाषाण काल, वो मतलब एक मीजोलिथिक साइट है। बताएंगे कौन सा गलत है? डी गलत है। मदाहा कहां पे? ये है प्रतापगढ़ में। ठीक है, नव पाषाण काल से संबंधित आपको बताना है कौन सा गलत है। ये जो एरा है ये 9000 बीसी से स्टार्ट होता है, लेकिन इंडिया में इट स्टार्टेड इन 7000 बीसी। ये थोड़ा एरा वगैरह हल्का सा याद रखना, कई बार क्रोनोलॉजी में आ जाए तो लगाने को पूछेगा, डायरेक्ट शायद नहीं पूछेगा। खेती पर आधारित नव पाषाण कालीन संस्कृति का प्रारंभिक साक्ष्य भारत पाक क्षेत्र के पश्चिमोत्तर भाग में बुनियादी तौर पर क्वेटा घाटी, क्वेटा वैली है, उसमें लौरालाई और जोंक नदियों की घाटियों से प्राप्त होता है। नव पाषाण काल में जंगली पशुओं को अत्यधिक संख्या में पालतू बनाया गया था। नव पाषाण काल में भारत में गाय, भैंस, भेड़, बकरी इन सब का पालन किया गया था। बी गलत है। जो आपके अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं हमको न्यूलिथिक कल्चर के, लोरालाई और जॉब नदियों के किनारे मिलते हैं, क्वेटा वैली, जॉब नदी। ठीक है, जॉब या जॉब जैसी भी आप बोलना चाहो।
उस नदी से मिलते हैं, जोब रिवर्स, ना कि जोंक। गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट। सर्वप्रथम मिस्र की नील नदी घाटी में गेहूं एवं जौ का उत्पादन, वीट और बार्ले का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। दक्षिण तुर्की स्थित ह्यूइक नाम की बस्ती है, ह्यूइक, उसमें गेहूं, जौ, मटर की खेती हुआ करती थी। मेहारगढ़ से गेहूं की 3 व जौ की किस्में की खेती की जाने के संकेत मिले हैं, इसलिए इसे बलूचिस्तान को की रोटी की कटोरी भी कहा जाता है, मतलब बाउल ऑफ ब्रेड कहा जाता है बलूचिस्तान के। कश्मीर के गुफ्रकाल से एक कब्र में कुत्ते को उसके मालिक सहित दफनाने का साक्ष्य भी हमको प्राप्त होता है। डी गलत हो गया। बुरज़ाहम से ये हमको मिलता है, बुरज़ाहम, ना कि गुफ्रकाल। गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट। बेलन नदी पे इलाहाबाद के दक्षिण में स्थित कोल्डी हवा, इसमें 3 सांस्कृतिक अनुक्रम नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और लौह युग के, मतलब तीनों सीक्वेंस के मिलते हैं यहाँ से, नियोलिथिक के, चालकोलिथिक के और आयरन एज के। महागारा से आयताकार झोपड़ी, रेक्टेंगुलर हट मिली है। इलाहाबाद के पास स्थित चौपानी मांडो स्थल से पुरापाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक 3 चरणों का पता चलता है, मतलब ये बिटवीन, ये नहीं होगा, पीलियोलिथिक और न्यूलिथिक पीरियड मिलता है। बिहार के सारण जिले में स्थित चिरांद नामक गांव से 5 प्रकार की संस्कृतियों के अवशेष हमको देखने को मिलते हैं। इनकरेक्ट पूछ रहा है आपसे, दूसरा गलत है। क्यों? जो सर्कुलर हट मिली है ना, वो महागारा से मिली है और ये इलाहाबाद के पास जगह है, राउंड, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे पैडी के, बार्ले के, इन सब के भी एविडेंस मिले हैं, रेक्टेंगुलर नहीं, गोल। निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति सबसे पहले अस्तित्व में आई थी? तो ये आपको इसके अगर ईयर नहीं पता है तो आप नहीं बता पाएंगे। सवालदा कल्चर आपका 2300 से 2000 बीसी। प्रभास कल्चर है आपका 2000 से 1400। मालवा कल्चर है आपका 1900 से 1400 और रंगपुर कल्चर है आपका 1700 से 1400। क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा। गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है, फर्स्ट स्पीशीज, और मेडिटेरेनियन स्पीशीज को माना जाता है कि निर्माता है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की। मंगोलॉइड प्रजाति के लोग विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाए जाते थे। एल्पाइन प्रजाति के लोग विशेष रूप से सिंधु क्षेत्र, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में पाए जाते थे। सी गलत हो गया। मंगोलॉइड जो है ये सब हिमालयन रीजन, जो उप हिमालयी क्षेत्र होते हैं ना, हिमालय, ल पहले आएगा, ये बाद में आएगा, कोई बात नहीं। सब हिमालयन क्षेत्र, ठीक है। गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट बताइए फिर से। प्रसिद्ध इतिहासकार अंगलानंद घोष ने अपने शोध से सिद्ध किया कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यता की उत्पत्ति राजस्थान के बीकानेर से हुई है, सोथी संस्कृति से। ऐसे ही अल्थिन और डीपी अग्रवाल ने लिखा कि सोथी संस्कृति कोई अलग नहीं थी, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी ना, उसी का एक रूप थी। मेसोपोटामिया में 2 स्थान है, मुंडीगाक और शौर्तुराई। सिंधु सभ्यता के साक्ष्य पाकिस्तान के 3 जगहों से मिलते हैं, बलूचिस्तान से, सिंध से, पंजाब से। इंपॉर्टेंट है ये लाइन। गलत हो गया ये। देखिए, अफगानिस्तान से मिलते हैं ये। अभी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सपेंशन है वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया 3 जगहों पे है। 2 जगह हैं, मुंडीगाक और शौर्तुराई अफगानिस्तान में, नॉट मेसोपोटामिया। गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट ऑप्शन। व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड, मैकपिगॉट आदि विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के पतन का कारण क्या बताया? आर्यों का आक्रमण, आर्यन इन्वेजन। ऑरेलस्टाइन और अम्लानंद घोष ने क्या बताया? सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई है ना, अब नहीं है ना, तो अलग अलग थ्योरी दी है हर एक ने। क्लाइमेट चेंज। और दयाराम साहनी, आर.एस. टाइक्स, जॉर्ज फ्रैंकलिन डेल्स, एच.टी. लैम्ब्रिक, इन्होंने जियोलॉजिकल चेंजेस, भूतात्विक परिवर्तन माना। और अमेरिकन इतिहासकार केनेडी ने कहा कि पॉपुलेशन जो थी वो किसी एपिडेमिक से मर गई थी, मतलब महामारी से नष्ट हो गई थी पूरी जनसंख्या, मलेरिया टाइप कुछ आ गया होगा। ये सारी बातें सही हैं, ठीक है। सारे याद रखना, अलग अलग थ्योरी। आर्यन इन्वेजन किसने कहा, क्लाइमेट चेंज किसने कहा, जियोलॉजिकल चेंज किसने कहा, और एपिडेमिक किसने कहा।
सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला को कोडजी नामक प्राचीन स्थान से हमको मिलती है। कालीबंगा से 7 अग्निकुंड 7 फायर पिट्स मिले हैं और अभी कहाँ पे है ये? हनुमानगढ़ में, राजस्थान में। मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ जो है उसकी खोज किसने की थी? आर.डी. बैनर्जी ने। और सबसे पहले आर्यन इन्वेजन की जो थ्योरी आप ऊपर भी पढ़ के आए हैं वो किसने दी थी? आर.पी. चंद ने। मिताथल से हड़प्पा लिपि के बहुत बड़े अक्षरों में लिखा एक लघु शिलालेख, एक शॉर्ट इंस्क्रिप्शन हमको मिलता है। कह रहा है आपको सही बताना है 49 में। सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है। पहला क्यों गलत हुआ? एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो होते हैं ढोलावीरा से। क्लियर? पहला तो इसलिए गलत हो गया। ठीक है, चौथा। फिफ्थ क्या है? शॉर्ट इंस्क्रिप्शन जो है ये भी ढोलावीरा से मिला है। गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट ऑप्शन। मोहनजोदाड़ो और लोथल की एक मोहर पर उकेरे गए चित्र में एक आदमी को 2 बाघों से लड़ते हुए दिखाया गया है। अंबारी से हड़प्पा स्तर की पकी हुई मिट्टी के तराजू प्राप्त हुए हैं। बेक्ड क्ले स्केल तराजू। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता सूती कपड़ा के उत्पादन की थी, क्योंकि हड़प्पा वासियों ने ही सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया था। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पे लेफ्ट तरफ गेंडा, एक भैंस, दाहिनी ओर हाथी, बाघ और हिरण। ये पूछता है लेफ्ट साइड कौन है, राइट साइड कौन है, इसी में खेलेगा, इसी में घुमाएगा। बी हो गया यहाँ पे तो गलत। क्यों? बेक्ड क्ले कालीबंगा से मिली। ये तो बड़ी फेमस साइट्स हैं, सब आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए। कालीबंगन। अब आपको सही विकल्प चुनना है। ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल सबसे नए हैं। चाइल्ड मैरिज पर्दा सिस्टम वैदिक कल्चर में नहीं था। वैदिक कल्चर में जिन लड़कियों की, जिन औरतों की शादी नहीं होती थी, जो कभी शादी नहीं करती थी, उनको अमाजू कहते थे। ऋग्वेद का 2रा और 7वां मंडल सबसे पुराना है। और सामवेद में सबसे पहले 7 स्वरों की हमको जानकारी, 7 वावल्स जो है हमको सामवेद से प्राप्त होते हैं। ऑल आर करेक्ट। फिर से आपको सही बताना है। अथर्ववेद में सभा और समिति जो हैं, 2 नाम आते हैं, इनको 2 बेटियां माना गया प्रजापति की। सबसे पहले राजसूय, वाजपेय, यज्ञ जो ये होते हैं, इनका जो मेंशन मिलता है वो यजुर्वेद में मिलता है। सामवेद के उपवेद को कहते हैं गंधर्व वेद। और मेल डीटीज, पुरुष देवता ज्यादा हैं और इसीलिए ही इंद्र का सबसे ज्यादा बार जिक्र है। 200 बार इंद्र का नाम आता है। 1, 2 और 3 ठीक है। इंद्र का जिक्र सबसे ज्यादा बार है, लेकिन 250 टाइम्स आता है। और आपसे पूछे सबसे ज्यादा बार किसका आता है, तो इंद्र ही है, इनसे ज्यादा किसी का नाम नहीं आता। सही चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, तो हम साथ में ही सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो आप, अस्किनी है चेनाब, विपाशा इज ब्यास, पारुष्णी रावी, तो सी तो आपका आंसर हो गया। वितस्ता हो गई आपकी झेलम। ठीक है। स्वाट है आपकी, यहां लिख देती हूं मैं, स्वाट है आपकी सुवस्तु, और गंडक है आपकी सदानीरा, रावी है पारुष्णी, तो हो गया ठीक। सतलज बची ना, हाँ, सतलज है आपकी शुतुद्री। बौद्ध संघ के पदाधिकारियों के बारे में, जो बुद्धिस्ट यूनियन थी उसके ऑफिशियल के बारे में आपको गलत बताना है, कौन सा है। पॉज करके उसको पढ़ लो खुद से और फिर आगे बढ़ते हैं। इनकरेक्ट पूछ रहा है ये। अरामिक कौन होते थे? अरामिक, तो पहली बात तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया इसका आंसर, क्योंकि यही गलत है। अरामिक कौन होते थे? ये एंटरटेनमेंट वाले ऑफिसर होते थे, ये आपको अच्छे लगेंगे, मनोरंजन और विश्राम से संबंधित थे ये। ठीक है। और भंडागरिक कौन होते थे? बेवरेज और प्रोविजन स्टफ वाले। कप्पिकारक कौन होते थे? माल की बिक्री वाले। चीवर कौन होते थे? गारमेंट स्टोर वाले, कपड़े बेचते थे, H&M वेस्ट साइड। ठीक है। सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये बुद्धिस्ट काउंसिल दी हुई है, कौन सी किसके टाइम पीरियड में हुई थी ये हमको देखना है। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में हुई थी, याद रखना। महाकश्यप अजातशत्रु थे, ये अध्यक्ष है। देखो सुनो, मैं बताती हूँ आपको। संगीति आपको पता होनी चाहिए, प्लेस आपको पता होनी चाहिए, अध्यक्ष कौन थे मतलब चेयरपर्सन कौन थे, और उस टाइम पे रूलर कौन था। ये 4 बातें आपको पता होनी चाहिए। ये यहीं पे प्रिपेयर कर लो, मैं यहीं पे आपको पूरा करा देती हूँ, तो आपका यहीं से सारा प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है।
देखो, तो हम देख लेते हैं। संगीति पहली पहली हुई राजगृह में, पहले जगह देख लो सबकी। दूसरी कहाँ हुई? वैशाली में, 3 बार रिवाइज हो जाएगा। तीसरी कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। चौथी कहाँ हुई? कुंडलवन, कश्मीर में। ये तो हो गई जगह, क्लियर है बात? ठीक है, पहली हुई हर्यंक डायनेस्टी के टाइम पे, दूसरी हुई शिशुनाग डायनेस्टी के टाइम पे, तीसरी हुई थी मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पे ये, और चौथी हुई थी कुशन डायनेस्टी के टाइम पे। ठीक है, पहली के चेयरपर्सन कौन थे? महाकश्यप, दूसरी के सबकमी, तीसरी के मोगलीपुत्र, चौथी के थे आपके वासुमित्र या अश्वघोष। अब राजा कौन था? अभी तो डायनेस्टी देखी। पहली में राजा थे अजातशत्रु, दूसरी में थे कालाशोक, तीसरी के थे अशोक मौर्यन, और चौथी के थे कनिष्क जो कि कुशन डायनेस्टी के थे। इसके अलावा बुद्धिस्ट काउंसिल पे सवाल नहीं पूछेगा आपसे, अब यहीं के यहीं अपने नोट्स बना लो। ठीक, गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट ऑप्शन। उत्खननों के आधार पे पता चला है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था, मतलब हाफ मून शेप्ड। चंपा सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल गणराज्य था बुद्धा पीरियड का। पुराण की माने तो पहली डायनेस्टी जिसने मगध पे राज किया था वो थी बृहद्रथ डायनेस्टी, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट की माने तो पहली ग्लोरियस रूलर जो थे मगध के वो थे बिंबिसार, और वो थे हर्यंक डायनेस्टी से। क्या हो गया इसका? बी हो गया गलत। वैशाली बहुत पावरफुल था, इनफैक्ट सबसे पावरफुल वाज वैशाली, नॉट चंपा। चलिए 57, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। क्या कह रहा है? दीर्घ निकाय के अनुसार चंपानगर के निर्माण की योजना के वास्तुकार जो थे वो थे महागोविंद, मतलब वो प्लान की थी, आर्किटेक्ट थे ये, उस टाइम के बड़े आर्किटेक्ट। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। सुत्त निपात में गंधार राज्य को मगधपुरम कहा गया है, और 16 महाजनपद थे जिसमें से 8 अभी यूपी में, प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में। 6 सी गलत है, वैशाली स्टेट को ये कहा गया है। और अभी 8 यूपी में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। काशी है, कौशाल है, वत्स है, मल्ल है, कुरु है, पांचाल है, शुरसेन है और छेदी है। याद होने चाहिए आपको 8, कई क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है। कालानुक्रमिक क्रम, क्रोनोलॉजी में आपको अरेंज करनी है इन स्मृतियों को। याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद, पाराशर, बृहस्पति, तो आपको लिख के दे देते हैं, इसमें आप बता दीजिएगा। देखिए सबसे, ये आपकी 100 बीसी से बीसी एडी का फर्क कौन बताएगा मुझे, कमेंट करके बताओ जरा। नारद स्मृति है 300 बीसी से 400 एडी, पराशर है आपकी 300 बीसी से 500 एडी, और बृहस्पति है आपकी 300 बीसी से सेम लगभग 500 एडी। ठीक है, तो ए हो जाएगा आपका। ब्रह्म सूत्र में 8 प्रकार के मैरिजेस, विवाहों का वर्णन मिलता है, आपको सही चुनना है इसमें से। तो कुछ है, असुर विवाह होता है, एक पिशाच विवाह होता है, गंधर्व विवाह होता है, एक राक्षस विवाह होता है। तो देखते हैं असुर विवाह क्या होता है। इसमें जो कन्या के पिता है वो वर को कन्या का मूल्य लेकर अपनी कन्या को उसे बेच देते हैं, फिक्स्ड अमाउंट होता है, तो ये ठीक बात है। पिशाच विवाह में क्या होता है? जबरदस्ती, बलात्कार से जबरदस्ती शादी की जाती है, ठीक है, दैट इज पिशाच विवाह, ये पिशाच विवाह है। गंधर्व विवाह में क्या होता है? लव मैरिज होती है बेसिकली, ठीक है, तो गंधर्व मैरिज इज अ लव मैरिज। और राक्षस विवाह में क्या होता है? मतलब उठा के ले जाएंगे वो वाला बात है, ठीक है, एबडक्ट करके शादी की जाती है। 60, सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मध्य पाषाण कालीन स्थल दमदमा, नाम देख रहे हैं, से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल जो हैं प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो से जंगली चावल, वाइल्ड राइस का एविडेंस हमको मिलता है, और सबसे ज्यादा जो स्केलेटन्स मिले हैं वो लेखैया रॉक शेल्टर से मिले हैं विंध्या रीजन में। पहला मेटल, सबसे पहले जो धातु प्रयोग में लाई गई वो थी कॉपर, विच वाज तांबा। आंसर बताएंगे, ऑल आर करेक्ट। सिकंदर ने संपूर्ण विजित क्षेत्र को 4 प्रशासनिक प्रांतों में बांटा था, 4 एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंसेस में बांट दिया था। आपको करेक्ट बताना है कौन सा है।
तो देखिए पहला जो प्रांत था वो उत्तरी तथा पश्चिमी भागों से बनाया गया था और फिलिप को यहाँ का क्षत्रप जो है नियुक्त किया गया था। दिस इज करेक्ट, आंसर आपका मिल गया। दूसरा प्रांत क्या था? दूसरा प्रांत जो था वो सिंधु और झेलम के बीच में था। ठीक, इंडस और झेलम के बीच में था। क्लियर होगी बात? और उसके रूलर कौन थे? वो थे अंभी। तीसरा जो था वो झेलम का पार्ट और ब्यास का पार्ट था और रूलर कौन थे यहाँ पे? पोरस, क्षत्रप, रूलर, गवर्नर, कुछ भी कह लो। और फोर्थ में थे पिथौन। था ये लोअर पार्ट इंडस रिवर के और यहाँ पे पोरस नहीं थे, तो हम देख ही चुके हैं, पोरस ऊपर थे। मैचिंग पूछ लेगा डायरेक्ट, कौन था किसके मैचिंग में। गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। भारत पर आक्रमण करने वालों में से सबसे पहले ईरानी और फारसी प्रमुख थे। ईरानियन और पर्शियन चीफ। डेरियस वन ने 512 में इंडिया को इन्वेड किया और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो था, पश्चिम उत्तर भाग, अपने में शामिल कर लिया। अब होता क्या है, ज़ोरोस्ट्रियन एडवेंट जैसे जैसे इंडिया में आया, पारसी यहाँ पे आने लगे, तो एक नई स्क्रिप्ट आई, खरोष्टी। ठीक है, नई लिपि का जन्म हुआ। भारत और ईरान के बीच जो रिलेशंस थे उसके कारण यहाँ ईरानी मुद्रा लोकप्रिय हो गई। फारसी सोने को डारिक कहते थे, चांदी की मुद्रा को सिंगलोई कहते थे। बी गलत है। डेरियस वन या फिर दारा वन भी कहते हैं इसको, 516 में आया था। ठीक है, और 20वें प्रोविंस के रूप में इसने इसको शामिल कर लिया था। गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। प्रथम जैन महासभा पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई 4th सेंचुरी में। 8 अंगों में यहाँ पे संकलन किया गया जैनिज्म के, और यहीं पे डिवीजन हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर में बट गए। और सेकंड जैन महासभा का जो इनका हुआ वल्लभी देवारितिक्षमण की अध्यक्षता में हुआ 513 या फिर 526 ईसा पूर्व में। इनकरेक्ट बताना है आपको, बी गलत हो गया। 12 अंग हैं जैनिज्म के, वो यहीं पे कंपाइल हुए थे फर्स्ट जैन सभा में। ठीक है, और ये यहाँ पे चेयरमैनशिप स्थूलभद्र की थी और ये, ठीक है, दोनों आपके क्लियर हो गए बिल्कुल। गलत आपको चुनना है, इनकरेक्ट यहाँ पे भी चुनना है आपको। देवपाल राष्ट्रकूट राजकुमारी रन्ना देवी के पुत्र थे और पाल वंश के सबसे प्रतापी शासक थे, मोस्ट मैजेस्टिक रूलर। बौद्ध विद्वान वज्रदत्त लोकेश्वर शतक के लेखक देवपाल के दरबार कवि थे। 9th सेंचुरी में मध्य भारत पे यात्रा पर आए ईरानी व्यापारी सुलेमान ने पाल साम्राज्य को रूहिमी या रूहमा धर्म कहा था। सी आपका आंसर है। क्यों? अरब मर्चेंट 9th सेंचुरी में आया था, पाल एम्पायर को सेंट्रल इंडिया में आए थे। ठीक है, ईरानियन मर्चेंट सुलेमान जो सेंट्रल इंडिया में आए थे, इन्होंने पाल एम्पायर को ये कहा था कि, तो ये ईरान से नहीं थे, ये अरब मर्चेंट थे सुलेमान। गलत चुने, इनकरेक्ट ऑप्शन चुनना आपको। बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार गोपाल ने उदंतपुरी में प्रसिद्ध मठ की स्थापना की थी। बुद्धिस्ट स्कॉलर थे तारानाथ गोपाल, उन्होंने फेमस मोनेस्ट्री उदंतपुरी की बनवाई थी। महिपाल वन के टाइम में राजेंद्र चोल ने 1023 में विक्रम चोल के नेतृत्व में अपनी सेना बंगाल में भेजी थी। सारनाथ शिलालेख काशी क्षेत्र पर महिपाल के अधिकार का सूचक है। पाल साम्राज्य को शुंग राजवंश ने नष्ट कर दिया था। डी है आंसर। क्यों? पाल डायनेस्टी को सेन डायनेस्टी ने, देखो क्रोनोलॉजी अगर पता होगी ना तो ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन लगा ले जाओगे, पहले कौन सी डायनेस्टी आई फिर कौन सी आई। गलत चुनना है, इनकरेक्ट। 8वीं शताब्दी के आसपास गोपाल ने पाल राजवंश की नींव रखी। जो चोल राष्ट्रकूट प्रतिहारों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसको त्रिपिटाइट स्ट्रगल भी कहते हैं, वो जारी रहा और बिहार और आधुनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र उनके बीच विवाद का विषय बन गया था। पाल राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, विशेषकर बौद्ध धर्म के महायान और तांत्रिक संप्रदाय के। धर्मपाल ने बौद्ध लेखक हरिभद्र को संरक्षण दिया था, पैट्रोनेज दिया था। आंसर बी। त्रिपिटाइट स्ट्रगल पाल राष्ट्रकूट और प्रतिहार के बीच में था। पाल राष्ट्रकूट और प्रतिहार, चोल्स नहीं है, ऐसी गलती ना करके आना। चोल साम्राज्य के संदर्भ में आपको करेक्ट बताना है। देखो आ गया ना, एक्चुअल फाउंडर, लास्ट रूलर, साथ में सॉल्व करेंगे इसको हम। तो फाउंडर विजयालय, एक्चुअल हाँ फाउंडर थे इसके विजयालय, एक्चुअल फाउंडर थे इसके, यहां पे लिख दूंगी मैं, एक्चुअल फाउंडर माने जाते हैं राजाराज 1, लास्ट रूलर राजेंद्र 3, कैपिटल थी तंजौर।
अर्लीस्ट रेसिडेंस चोल्स का था उरायूर में और नेशनल सिंबल इनका था टाइगर। क्लियर होगी बात? तो सी हो गया ना आंसर हमारा, पहला गलत हो गया। कनिष्क के अभिलेखों के संबंध में आपको गलत बताना है, इनकरेक्ट बताना है। अलग अलग कनिष्क के अभिलेख दिए हुए हैं, उसमें आपको गलत बताना है। देखो, सुई बिहार लेख, ये कनिष्क के शासनकाल का 11वां वर्ष का अभिलेख है, संस्कृत में यूज हुई है इसमें। जेद्दा और मणिकाल इंस्क्रिप्शन, इससे क्या पता चलता है कि कनिष्क का अधिकार था पंजाब पे। सारनाथ अभिलेख और कौशाम्बी अभिलेख से क्या पता चलता है, कनिष्क के बनारस और कौशाम्बी पर अधिकार की पुष्टि। सांची लेख कनिष्क द्वारा निर्गत अंतिम अभिलेख था, उसने अपने राज्याभिषेक करवाया था कि 23वें वर्ष में इसको जारी करवाया था। डी गलत है। क्यों? ये मथुरा अभिलेख है, ठीक है, ये जो बात हो रही है ये मथुरा अभिलेख की हो रही है। पल्लव राजवंश के संदर्भ में आपको सही विकल्प चुनना है। देखिए, फाउंडर, ये सारी चीजें पूछेगा ना, तो फाउंडर कौन थे? सिंह वर्मन। रियल फाउंडर कौन थे? सिंह विष्णु। लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर तो आपका आंसर ही है अपराजित वर्मन। और राजधानी क्या थी? कांची, नॉट तंजावुर। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्न थे, 9 जेम्स, आपको बताना है। अब वो कुछ ना कुछ करते भी थे, तो क्या सही हो जाएगा? कालिदास लेखक थे, और आपके अमर सिंह कौन थे? लेक्सिकोग्राफर थे अमर सिंह, ठीक है, ये भी बात। शपनक कौन थे? ज्योतिषी वाले थे। और क्या बचे? वरुचि क्या थे? वरुचि ये संस्कृत ग्रामेरियन थे, संस्कृत के स्कॉलर थे ये। वेतालवट कौन थे? ये मंत्र शास्त्र से संबंधित थे, ठीक है। तो क्राफ्टमैन कौन थे आपके? शिल्प शास्त्र, ये थे आपके शंकु। कवि कौन थे? घट करपर, ठीक है। तो आंसर आपका इसमें ए हो जाएगा। गुप्त अभिलेखों में उल्लिखित अधिकारियों के संबंध में आपको सही चुनना है। ऑफिशियल्स मेंशन्ड इन दी गुप्ता रिकॉर्ड, तो क्या हो जाएगा आंसर? महाबलाधिकृत कौन होते थे? ये होते थे कमांडर इन चीफ। महाबलाधिकृत थे प्रधान सेनापति। महाप्रतिहार थे राजमहल के रक्षकों का प्रमुख। भंडागार अधिकृता ये होता था शाही खजाने का अध्यक्ष। और विनयस्थित संस्थापक होता था आपका शिक्षा विभाग का अध्यक्ष। तो ये बिल्कुल ठीक दिया हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। और प्लीज ये लिस्ट आपको प्रोवाइड की गई है, ऑफिशियल्स जितने भी गुप्ता रिकॉर्ड के हैं, मौर्यन रिकॉर्ड में हैं, ये कई बार क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता रहेगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा इस पे। सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन थी, ऑटोनॉमस विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत फेमस थे ये लोग। चोल काल में भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए नियुक्त अधिकारी को कर्णिक कहा जाता था, कर्णिक। न्यूटन के बहुत पहले प्रसिद्ध गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का पता लगा लिया था। कवि राजशेखर ने नर्मदा नदी को आर्यव्रत एवं दक्षिणापथ को विभाजित करने वाली डिवाइडिंग लाइन कहा था, मतलब। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है, सेकंड क्यों गलत हुआ? देखिए, गुप्ता पीरियड की बात हो रही है यहाँ पे। गुप्ता के टाइम पे जो ऑफिशियल लैंड रिकॉर्ड रखता था उसको कार्निक कहते थे। मैंने आपको बताया ना, ऑफिसर्स, उनका डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी तो उसी की तैयारी कर रहे हैं, है ना। इनकरेक्ट बताइए इसमें से। गुप्त अभिलेखों में उद्रंग और उपरिकर नाम के टैक्सेस दिए हुए हैं, ठीक है। उद्रंग राज्य को दिया जाने वाला भूमि कर था। यूपी के गोरखपुर से सोहा गोरा अभिलेख मिला है। सातवाहन युग को स्वर्ण युग की संज्ञा जो है वो केएम मुंशी ने दी थी। सीसे के सिक्के मतलब लेड कॉइन्स जो इंडिया में इंट्रोड्यूस करे वो केवल सतवाहनों ने और हिंद यवनों ने चलवाए थे। आंसर केएम मुंशी ने गुप्ता पीरियड को, सभी ने गुप्ता पीरियड को ही कहा है। गोल्डन एज वाज गुप्ता पीरियड, नॉट सतवाहन एज। सही चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आप चुनिए। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर मयूर की, पीकॉक बना हुआ था। स्कंदगुप्त के सिक्कों पे माता लक्ष्मी थी। भगवान बुद्ध और भगवान शिव का अंकन कनिष्क और हुविष्क दोनों के सिक्कों पे था। सबसे पहले हिंद यवन शासक कौन थे? ये इंडो ग्रीक रूलर्स जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे। गुप्त शासकों के बीच सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? चंद्रगुप्त सेकंड ने। बताओ, बी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है। पहला क्यों गलत हुआ?
कुमार गुप्त के सिक्कों पे मिलेगा आपको मोर। किसके सिक्कों पे? कुमार गुप्त के। और क्या गलत हुआ है? गुप्ता रूलर्स में चंद्रगुप्त वन, कर लो इसको, ने सोने के सिक्के चलवाए थे। स्कंद गुप्त के शिलालेख के संबंध में आपको गलत बताना है, इनकरेक्ट। देखो जरा इसको, जूनागढ़ का जो इंस्क्रिप्शन है गुजरात सौराष्ट्र से मिलता है, ठीक बात है, ठीक है। भीतरी अभिलेख कहाँ का है? गाजीपुर यूपी का। काहोम कहाँ का है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश का। और इंदौर वाला कहाँ का है? ये बुलंदशहर का है, ठीक है, बुलंदशहर का। बुलंदशहर वाला है ये, याद रखना, ठीक है। और इलाहाबाद वाला कौन सा है? ये है गढ़वा। गढ़वा करके एक इंस्क्रिप्शन है इलाहाबाद का। गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट। कुमारगुप्त प्रथम ने शक्रादित्य और महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी, टाइटल्स लेते थे ना अलग अलग। बिलसत स्तंभ लेख में कुमारगुप्त ने स्वयं को ध्रुव देवी की संतान बताया था, बेटा बताया था अपने आप को। कुमारगुप्त प्रथम सर्वाधिक वर्षों तक शासन करने वाला गुप्ता नरेश था, 30 साल तक राजा रहा था। गुप्त काल के दामोदर ताम्रपत्र अभिलेख शिलालेख में भूमि की बिक्री से संबंधित विवरण दिया हुआ है, सेल ऑफ लैंड का जिक्र वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। सी गलत हो गया। कुमार गुप्त ऐसा रूलर था जिसने मैक्सिमम नंबर, नालंदा यूनिवर्सिटी वाला है कुमार गुप्त, याद रखना, 40 साल, 40 इयर्स, नॉट 30। गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। चीनी यात्री फाहिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय मध्य एशिया में स्थल मार्ग से यानी कि लैंड रूट से आया था 399 में। कालिदास और अमर सिंह चंद्रगुप्त टू के ही दरबार में रहते थे। कालिदास के संस्कृत नाटकों में स्त्री और पुरुष प्राकृत भाषा में वार्तालाप करते थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने हरियंक राजवंश को प्रभावित करने के लिए अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वकाटक राजा रुद्रसेन टू के साथ करा दिया था। पहले शादियां ऐसी होती थी मतलब से। डी, चंद्रगुप्त टू ने रुद्रसेन टू के साथ कराया था विवाह। रुद्रसेन टू इस मतलब चंद्रगुप्त टू ने अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता को का कराया था, किसे इन्फ्लुएंस करने के लिए? वकाटक डायनेस्टी को। हरियंक को कैसे करेंगे भाई इनसे शादी करवा के? तो वकाटक डायनेस्टी पे अपना वो करने के लिए करा दिया था। रुद्रसेन टू वकाटक डायनेस्टी के थे, हरियंक का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आ गया वही क्वेश्चन जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ। कौन थे गुप्त वंश के संस्थापक? श्री गुप्त, बिल्कुल ठीक। लास्ट रूलर बताएंगे आप मुझे, तो आंसर तो आपका मिल गया, आंसर छोड़ दो, आंसर का क्या है? लास्ट रूलर विष्णुगुप्त। रियल फाउंडर चंद्रगुप्त वन। और कैपिटल थी पाटलिपुत्र थी चंद्रगुप्त के टाइम पे। विक्रमादित्य के टाइम पे दो कैपिटल थी, पहली पाटलिपुत्र और दूसरी उज्जैनी। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कदम्ब शासक शांतिवर्मन ने सबसे पहले दक्षिण भारत में आहट सोने के सिक्के जारी किए थे, आहट गोल्ड कॉइन्स। गुप्ता संवत 61 मथुरा स्तंभ शिलालेख गुप्ता वंश के सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित है। अग्निमित्र कालिदास के नाटक के मुख्य हीरो हैं, मालविका अग्निमित्रम के। और देवभूति चेर वंश का लास्ट रूलर था। बता दो आंसर इसका। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। चौथा क्यों गलत हुआ भाई? देवभूति शुंग डायनेस्टी का। अब आप कहेंगे मैम पढ़ के नहीं आए हम, ठीक है। हर्षचरिता की माने तो ब्राह्मण मिनिस्टर थे वासुदेव कण्व, उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी और फिर कण्व डायनेस्टी की स्थापना हो गई थी इनके बाद। सही चुनना है आपको अब करेक्ट ऑप्शन। पुराणों में कण्ववंशी शासकों को सुंग भृत्य कहा गया है, कण्व रूलर को भी देखा ना आपने, ऊपर यहां से कण्व आ गया है, मार्के उसको। वासुदेव पल्लव वंश के संस्थापक थे। कण्व वंश के लास्ट रूलर थे सुशर्मा, इनकी हत्या सतवाहन शासक सिमुक ने की थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी और उनकी राजधानी वैशाली थी। 10 शुंग राजाओं ने कुल मिलाकर 112 वर्षों तक राज किया था। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सही है। फर्स्ट सही है, कण्व डायनेस्टी के रियल फाउंडर हैं वासुदेव। दूसरा तो इसलिए गलत हो गया। पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा क्यों गलत हुआ? शुंग डायनेस्टी के फाउंडर पुष्यमित्र शुंग थे और उनकी कैपिटल थी आपकी क्या थी? पाटलिपुत्र। और 112 साल तक इन्होंने सबने मिलकर राज किया था, ध्यान रखना। सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मध्य पाषाण कालीन स्थल महदाहा एवं दमदमा से हिरण की 2 प्रजातियों के दांत
प्राप्त किए गए हैं। टीथ ऑफ 2 स्पीशीज ऑफ डियर। नवपाषाण कालीन स्थल कोडेकाल से हिरण की 3 प्रजातियों के अवशेष मिले हैं। रविंद्र सिंह बिष्ट ने सोहन घाटी से मानव आवास एवं हैंडएक्स के साक्ष्य लिद्दार नदी के तट पर स्थित पहलगाम से प्राप्त किए हैं। पहला और दूसरा सही है। ये HD संकालिया ने प्राप्त किए हैं। जो उत्खनन करता है ना, उसका नाम भी सही पता होना चाहिए, ठीक है। लिद्दार नदी के किनारे कौन बसा हुआ है? पहलगाम। गलत चुने, इनकरेक्ट पूछ रहा है अभी आपसे। 1954 में व्यास नदी की सहायक नदी के तट पर स्थित दौलतपुर से YD शर्मा को चॉपर चॉपिंग उपकरण प्राप्त हुए हैं। DN वाडिया ने 1928 में सोहन घाटी में सबसे पहले उत्खनन शुरू किया था। सोहन घाटी में चौंतारा को उत्तर एवं दक्षिण की परंपराओं का मिलन स्थल माना जाता है। 1955 में यज्ञदत्त शर्मा ने हिमाचल के गुलेर, देहरा, धलियाड़ा और कांगड़ा स्थलों का उत्खनन किया था। डी गलत हो गया। क्यों? चौंतारा सोहन वैली, हाँ चौंतारा वाला हो गया। 1955 में बीबी लाल, गुलेर, देहरा, धलियारा, कांगड़ा कहां पे है? ये हिमाचल प्रदेश की साइड से इनका उत्खनन किया था। सही विकल्प चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन। ओडिशा के मयूरभंज में स्थित कुलियाना से निम्न पुरापाषाणिक उपकरण प्राप्त किए गए हैं। लोअर पैलियोलिथिक टूल। तमिलनाडु के अतिरम पंकम से जंतु के पद चिन्हों, फुटप्रिंट्स ऑफ एनिमल्स, वहां से प्रमाण मिलते हैं। कुकड़ी नदी तट पर स्थित बोरी से निम्न पुरापाषाण काल की प्राचीनतम तिथि ज्ञात की गई है। आंध्र प्रदेश के चिंगलपेट जिले में स्थित गुडियम गुफा से निम्न पुरापाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल ठीक है। चौथा क्यों गलत हुआ? चिंगलपेट कहां पे है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में आयात के संबंध में, मतलब इंपोर्ट कहां कहां से होता था, उसके संबंध में आपको बताना है कौन सा गलत है, इनकरेक्ट, अंडरलाइन कर लिया करो। लापिस लजूली कहां से आता था? अफगानिस्तान से। सोना कहां से आता था? अफगानिस्तान से, ठीक है। तो ये आंसर तो मिल गया आपको। गोल्ड पामीर से नहीं आता था। अफगानिस्तान, ईरान और कोलार माइंस तो साउथ इंडिया की हैं, हमारी माइंस हैं। स्टेटाइट आता था तापी छाया ईरान से। फिरोजा आता था, टर्कोइस जिसको कहते हैं, खुरासान, ब्लू कलर का होता है ना। सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लुहारा देव से प्राप्त होते हैं। कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का चित्रण सबसे पहले किया गया था। हल्लूर से वृत्ताकार झोपड़ियां, सर्कुलर हट के फर्श, आयताकार झोपड़ियों की संरचना, पैर से चालित चक्की, चित्रकारी युक्त मृतभांड और माइक्रोलिथ ब्लेड प्राप्त हुए हैं। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित लिंग सुगूर नवपाषाणिक स्थल के सबसे पहले सूचित किया गया है। क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा आंसर। 1, 2 और 4। थर्ड क्यों गलत हुआ? सर्कुलर हट्स, रेक्टेंगुलर हट स्ट्रक्चर, ये सब कहां से मिले हैं? पिकली हाल से मिले हैं। ये कहां है पिकली हाल? कमेंट करके बताओ जरा, पिकली हाल कहां पे है? सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। गरुड़ पुराण में पशु चिकित्सा का व्यापक रूप से उल्लेख मिलता है, वेटनरी। पुलकेशन द्वितीय के एहोल अभिलेख से संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख मिलता है। विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्षों का डिफरेंस है? 135 का। विष्णु पुराण में ज्योतिष का व्यापक रूप से उल्लेख मिलता है, एस्ट्रोलॉजी का। वराह पुराण में मथुरा शहर का उल्लेख मिलता है। कहाँ क्या उल्लेख मिल रहा है? क्यों पढ़ रहे हैं मैम हम? सारे सही हैं। गलत विकल्प चुने, जोश हाई रखें और गलत विकल्प चुनते जाएं, ठीक है। बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख है कि अशोक ने 84,000 स्तूप्स का निर्माण कराया था। बिहार के वैशाली के पास स्थित मौर्यकालीन बैराट स्तंभ अभिलेख पहला स्तंभ अभिलेख है। फर्रुखाबाद जिले में स्थित संकीशा स्तंभ अभिलेख के शीर्ष पर हाथी की आकृति उकेरी गई है। मास्की अभिलेख में अशोक ने अपना बुद्ध शाक्य कहा है खुद को, और इसी अभिलेख में अशोक नाम भी बुद्ध का हमको अशोक का देखने को मिलता है। अशोक का अशोक नाम यहाँ पे मिलता है हमें देखने को। बी हो गया आपका आंसर। क्यों? जो आपका ये है वैशाली में जो पिलर इंस्क्रिप्शन है ना, ये है बखेड़ा। बखेड़ा कर दो एग्जाम में जाके, ठीक है। बखेड़ा ये पहला इंस्क्रिप्शन है मौर्य काल का। क्लियर? ध्यान रखना यहाँ पे। और बुद्ध शाक्य मास्की इंस्क्रिप्शन में कहा है, ये भी ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली लाइन बहुत पूछता है। मौर्य काल में विभिन्न प्रकार के करों के संबंध में आपको सही चुनना है। अलग अलग जो टैक्सेस थे उसमें आपको सही चुनना है। देखिए, इसको पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिया करो। उत्संग क्या था?
उत्संग था अ गिफ्ट गिवन टू द किंग, उत्संग था राजा को दिया जाने वाला उपहार, ठीक है, गिफ्ट टू किंग। बाली क्या था, रिलीजियस टैक्स था, तो ये तो ठीक हो गया आपका। हिरण्य क्या था, कैश, कैश में जो टैक्स दिया जाता था। विविध क्या था, विविध था आपका ग्रेजिंग टैक्स, जो चराने पे टैक्स लगता था, ठीक है। इंपोर्ट टैक्स को कहते थे वर्तनी, याद रखना ये चीज, ठीक है। और जो लोग थे किसी आपदा में जो होते थे उसको कहते थे प्रणय, ठीक है जी। और जो टैक्स चार्ज होता था वो होता था रज्जू। 89 देखो, सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन, मिशनरीज और रिलेटेड कंट्रीज। तो देखो ये वो हैं जो अशोक के शासनकाल से संबंधित हैं, ये मध्यांतिक, कश्मीर और गांधार, ठीक है, कश्मीर एंड गांधार। महाधर्म रक्षित थे आपके महाराष्ट्र से संबंधित, रक्षित थे बनवासी कर्नाटका से संबंधित, और मध्यम थे हिमाचल प्रदेश। तो ये आपका आंसर हो गया। सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन, रूपनाथ लघु शिलालेख उड़ीसा, सहसाराम माइनर रॉक एडिक्ट राजस्थान, ब्रह्मगिरी केरला, अहरोरा उत्तर प्रदेश। सही चुनना है ना इसमें आपको, तो डी सही है। अहरोरा जो है वो उत्तर प्रदेश का है, रूपनाथ है आपका जबलपुर का, एमपी। और क्या है, सहसाराम है आपका बिहार का, ब्रह्मगिरी है आपका मैसूर का। ब्रह्मगिरी तो आपका सही हो गया होगा शायद। सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मिलिंद पाहनु एक बौद्ध या पाली ग्रंथ है जिसमें नागसेन ने लिखा है। चीनी यात्री माथविलिन ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण किया था। ये मैं आपको लाइन इसी टेस्ट में बता चुकी हूँ। हेरोडोटस ने सबसे पहले हमारे देश को इंडिया कहकर संबोधित किया था। रामायण के तेलुगु संस्करण को नन्या भट्टारक ने लिखा था। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है, फोर्थ क्यों गलत हुआ? तेलुगु वर्जन महाभारत का लिखा था इन्होंने, नॉट रामायण। गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। गांधार क्षेत्र में बेंट बार प्रकार के सिक्के प्रचलित थे, बेंट बार टाइप ऑफ कॉइन्स। धनदेव के अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के संपादन का उल्लेख मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख में सबसे पहले 6 प्रकार के करों और बलि का उल्लेख किया गया है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो ये सारे सही हैं। गलत चुनना है, इनकरेक्ट ऑप्शन। ह्वेनसांग नामक एक यात्री ने बताया कि भारत में प्रत्येक प्रांत में इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार नियुक्त थे। भारतवर्ष का उल्लेख सबसे पहले कहां मिलता है? हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में। और मालवा के राजा भोजराज द्वारा लिखित पुस्तक युक्ति कल्पतरु विभिन्न प्रकार की नावों के निर्माण का, अलग अलग बोट्स के कंस्ट्रक्शन का इसमें जिक्र आपको देखने को मिल जाएगा। कोई गलत नहीं है इसमें से। गलत चुनना है फिर से आपको। अल बरूनी ने मेहर भोज को अरबों का घोर शत्रु बताया था। वज्र सूची ग्रंथ में जाति प्रथा की तीव्र आलोचना की गई थी। वाटर टैक्स, जल कर का जो साक्ष्य है वो गढ़वाल के इंस्क्रिप्शन से मिलता है हमें। ललित विस्तार एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख किया गया है। पहला गलत हो गया। सुलेमान ने कहा था, सुलेमान अभी आपने पढ़ा था ना, कौन सी कंट्री का था ये? अरब रूलर था, ठीक है। सही चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। छाऊ जू कुआ, व्हाट अ नेम, ने अपने यात्रा वृंतांत में चोल राजवंश पर प्रकाश डाला था। कनिष्क के सिक्कों पर सर्वाधिक हिंदू देवी देवताओं का चित्रण था। महान जैन विद्वान हेमचंद्र कुमारपाल की सभा को सुशोभित करते थे। प्राकृत ग्रंथ गॉड वहो में यशोवर्मन के चरित्र का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है। सेकंड क्यों गलत हो गया? ज्यादातर हिंदू गॉड और गॉडेक्सेस जो है ना वो हविष्क के सिक्के पे देखने को मिलते थे, ना कि कनिष्क। फिर से गलत चुनिए स्माइल के साथ। पुलकेशन द्वितीय का एहोल अभिलेख कर्नाटक राज्य में है। एहोल अभिलेख में हर्ष की गज सेना, एलिफेंट आर्मी का जिक्र है। गहडवाल राजा गोविंद चंद्र के मंत्री लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पतरु नाम का एक टेक्स्ट लिखा था। बौधियान ने गणित की पुस्तक लीलावती को लिखा है। डी गलत हो गया। भास्कराचार्य की बुक है लीलावती मैथमेटिक्स की। ये नहीं, ऐसे सवाल नहीं गलत कर सकते आप।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, करेक्ट बताना है आपको। चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर चक्रधारी विष्णु की आपको प्रतिमा मिलेगी। जयसिंह सिद्धराज ने एक मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए 1 लाख बलोत्रा सिक्कों का दान दिया था। रानी रुद्रदमा देवी का संबंध वारंगल के ककातिया राजवंश से था। आंसर बताएंगे। ऑल आर करेक्ट। गलत चुनना है आपको फिर से, इनकरेक्ट। मंदसौर अभिलेख को प्राचीन भारत में विज्ञापन का मतलब एडवर्टाइजमेंट हमारे एंशिएंट इंडिया में कहां से मिलता है एविडेंस? मंदसौर इंस्क्रिप्शन से। हरिभद्र सूरी की समरादित्य कथा का संबंध जैन संप्रदाय से है। अंगुत्तर निकाय नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार सिक्कों पर अंकित चिन्ह विभिन्न सिक्कों के निर्माण स्थल और निर्माता के नाम संकेत करता है। कलचुरी नरेश गंगेय देव विक्रमादित्य के सिक्कों पर माता लक्ष्मी के चित्रण पाए गए हैं। तो आपका सी गलत हो गया। सी क्यों गलत हो गया? एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसका नाम है विशुद्धि मग। इसमें लिखा है कि symbols marked on the coins indicate the place of manufacture of the various coins and name of the marker। अंगुत्तर निकाय में नहीं लिखा है ऐसा। गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में अवस्थित पुरातात्विक स्थल भीटा से शिवलिंग, त्रिशूल और वृषभ की आकृति, वृषभ क्या होता है? बुल टाइप वाली मुहरें प्राप्त हुई हैं। चीनी यात्री फाहियान के यात्रा वृत्तांतों का अंग्रेजी अनुवाद जेम्स लेगे ने किया था। चीनी यात्री ह्विनसांग ने गुप्त रूप से भारत की यात्रा की थी सीक्रेटली। और मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मुहरें बिहार स्थित बसाड़पुरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई हैं। डी गलत हो गया। ये जो आपको मिलती हैं ये बसाड़ से मिलती हैं। बसाड़ कहां पे है? नॉट इन बिहार, इट इज इन राजस्थान। बाकी ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब तो खुशी हो रही होगी आपको। यूनानी शासक अगाथोकॉल्स या फिर और पैंटिलियन ने अपना मुद्रा अभिलेखों के लिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया था। ह्यूमन स्केलेटन्स जो हैं कहां से मिलते हैं? लाल गेरू रंग से लेपित मानव कंकाल बुरजाहोम से। पुरातात्विक स्थल लहुरादेव संत कबीर नगर जनपद में आपको देखने को मिलेगा। वीएन मिश्र ने मध्य पुरापाषाणिक स्थल समनापुर का उत्खनन किया। संघावो गुफा पुरास्थल मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित है। डी सही है। तो मेसोलिथिक काल का है संघावो केव। बाकी सारी चीजें बिल्कुल ठीक दी हुई हैं। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। और अपना स्कोर आपको जरूर से कमेंट करना है और अच्छे से पढ़िए। जो भी कोई दिक्कत है वो पूछते रहिए, रिवाइज करते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेक्स्ट टेस्ट में मुलाकात होगी।